पंडित नेहरू के कार्यकाल से लेकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक के कार्यकाल के दौरान हमने कई महायुद्धों को लड़ा है हमारे दुश्मनों के खिलाफ, लेकिन तीनों ही युद्धों में हमारे सबसे प्यारे दोस्त इजराइल ने भारत की मदद की है और अनकंडीशनली हर मंच पर वो भारत को सहयोग और समर्थन देता है। अगर बात की जाए ना कश्मीर की, तो वो भारत के लगभग सभी स्टांस के ऊपर भारत को अनकंडीशनली सपोर्ट देता है। लेकिन इसके बावजूद सन 2012 में जब सलमान खुर्शीद भारत के विदेश मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने ऑफिशियली भारत का पक्ष रखते हुए इजराइल द्वारा गाजा में की गई बॉम्बिंग को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने भारत से दोस्ती कम नहीं की। उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ कि भारत, जो कि हमारा सबसे करीबी दोस्त है, भाई जैसा ही है, उसने हमें क्रिटिसाइज किया, जबकि हम अपनी जगह पर सही थे। हम आतंकवादियों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे थे, ना कि इनोसेंट लोगों के ऊपर। उसके बावजूद भारत ने हमें क्रिटिसाइज किया, लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ दी। तो क्या इजराइल के एक 2 कौड़ी के डायरेक्टर ने अगर कुछ उल्टी सीधी बात कर भी दी, तो इससे क्या भारत इजराइल के साथ अपनी दोस्ती तोड़ देगा? आएंगे तो यार, हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था भारत में, गोवा सिटी में, जो कि भारत सरकार का एक ऑफिशियल कार्यक्रम है। और इसमें जूरी के तौर पर अलग अलग देशों के फिल्म मेकर्स को, डायरेक्टर्स को, स्क्रिप्ट राइटर्स को आमंत्रित किया गया, जिसमें एक जज इजराइल का भी था, जिसका नाम है नदव लेपिट। तो इस व्यक्ति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये बिल्कुल भारत के बॉलीवुडीय भांडों की तरह ही है, यानी बिल्कुल लिब्रांडू टाइप का है और कट्टर विचारधारा को हमेशा समर्थन करने वाला है। ये अपने खुद के देश की आइडेंटिटी के ऊपर भी संदेह उत्पन्न करता है। मैं आपको बता दूं, कई लोग ये मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, अंग्रेजों की ताकत छीन हुई, उसके बाद अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज ने इजराइल नाम का एक देश बसा दिया। कहां पर? अपने अधिपत्य क्षेत्र वाले फिलिस्तीन के अंदर। यानी जिस तरह से भारत के ऊपर अंग्रेजों का रूल था, ठीक उसी तरह से अंग्रेजों का रूल वहां पर भी था। तो उस जगह को पूरी तरह से स्वतंत्र न करते हुए एक छोटा सा हिस्सा इजराइल नाम से एक देश के तौर पर घोषित कर दिया। तो अगर सब लोग यही सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं आपको इसके पीछे का एक सबसे बड़ा लॉजिक बताता हूँ। दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी पता है? भारत की संस्कृत और तमिल। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल की जो हिब्रू भाषा है वो भी लगभग इतनी ही पुरानी है। हिब्रू भाषा भी संस्कृत और तमिल जितनी ही पुरानी है। और हिब्रू भाषा में लिखे ग्रंथ में आपको इजराइल शब्द का उपयोग मिलेगा। कहने का मतलब इजराइल कोई आज का नहीं है, वो भी सदियों से चलते आ रहा है। अगर आप बात करते हैं जेरूशलम की, तो फिर आप ज्यूइश लोगों को अलग नहीं कर सकते। वो उन्हीं का स्थान है, उन्हीं का उद्गम स्थान है। लेकिन इसके बावजूद लोग मानते हैं कि इजराइल जबरदस्ती कब्जा कर कर बनाया गया एक छोटा सा देश था, जिसने कि अरब देशों के साथ युद्ध लड़े और उनकी जमीन हथियाकर अपना क्षेत्रफल बढ़ा लिया। आगे वो और भी बढ़ाना चाहता है। तो ये तथ्य भी गलत है, क्योंकि अरब देशों के साथ इजराइल ने युद्ध शुरू नहीं किया। इतना छोटा सा देश इतने सारे देशों के खिलाफ युद्ध कैसे शुरू कर देगा? बल्कि इन्होंने युद्ध शुरू किया, और जब शुरू किया तो इजराइल इनके ऊपर हावी पड़ा, इन्हें हरा दिया, और इजराइल की जमीन छीनने के इरादे से ये लोग युद्ध करने आए। उल्टा ये अपनी गवा बैठे। तो कहने का मतलब इजराइल को इस तरह से आप इनलीगल कंट्री नहीं कह सकते। उसका वास्ता जेरूशलम से सदियों पुराना है। लेकिन उसके बावजूद ये जो फिल्म मेकर है इजराइल का, ये व्यक्ति अपने ही देश की आइडेंटिटी के ऊपर सवाल खड़ा करता है और कहता है कि इजराइल नाम का इस तरह से कोई भी देश पौराणिक समय से यहाँ पर नहीं था। ये फिलिस्तीन के ऊपर बनाया गया जबरन एक देश है और फिलिस्तीन के ऊपर इजरायली अथॉरिटीज ज्यादती करती है। इस तरह की सोच रखता है ये व्यक्ति। अब इसी तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति आपको भारत में भी बहुत सारे मिलेंगे। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, जो कहते हैं कि अंग्रेजों से पहले तो भारत था ही नहीं। इस तरह के बयान आपने कई सारे सुने होंगे। भारत की परंपराओं को लोग नहीं मानते। लोग राम सेतु को भी काल्पनिक मानते हैं। राम सेतु छोड़ दीजिए, भगवान राम को ही काल्पनिक मानते हैं। कई सारे हलफनामे वगैरह दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह की एक पूरी टोली भारत के अंदर है, जिन्हें हम लोग वामपंथी, लिबरल, लिब्रांडू, गद्दार और पता नहीं किन किन शब्दों से उन्हें पुकारते हैं। तो इसी तरह की एक लॉबी इजराइल के अंदर भी है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जिस भी देश के अंदर इस तरह की डेमोक्रेसी होगी जैसी भारत के अंदर है, वहां पर आपको ऐसे लोगों की एक गैंग जरूर मिलेगी जो कि पूरे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल रखती है और अपने ही देश के खिलाफ वो काम करती है। तो जो डेमोक्रेसी का एकमात्र नुकसान है ना, वो इसी मामले को लेकर है। अब ये जो जज बनकर आया इजराइल का व्यक्ति, इन सभी को भारत की कुछ फिल्में दिखाई गई। इनमें से इन्हें चूज करना था कि कौन सी फिल्म कैसी लगी। सभी फिल्मों के ऊपर इन्हें अपना अपना ओपिनियन भी देना था। तो इन्होंने बताया कि कश्मीर फाइल मैंने देखी, वो मूवी मुझे एक प्रोपोगेंडा लगी। अब यहाँ पर अगर वास्तविकता देखें दोस्तों, तो कश्मीर में 90s के दौर में जिस तरह का जिनोसाइड वगैरह हुआ था, वो केवल हम ही लोग जान सकते हैं। अगर हम किसी और को ये बात बताएंगे तो यकीन मानिए उसे ये झूठी लगेगा कि क्या इतना ब्रूटली कोई कर भी सकता है, लेकिन किया है हम सभी जानते हैं।
अब इन सब चीज़ों को लेकर भारत के लोगों ने इसराइल को खरी खोटी सुनाने की कोशिश की, जबकि हम लोग भूल गए थे कि भारत की ही बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जिनका नाम स्वरा भास्कर है, उन्होंने जब गाजा के साथ इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय इसराइल को आतंकवादी देश कह दिया था। याद है आपको? और सलमान खुर्शीद जी जो कि विदेश मंत्री थे भारत के, उन्होंने इसराइल को कंडेम किया। आपने आर्टिकल देखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह रही कि तत्काल बिल्कुल आनंद फानन में इसराइल के जो एम्बेसडर भारत में हैं नियोर गिलोन जी, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने अपने मन की सारी भड़ास निकालते हुए इस इजरायली फिल्म मेकर को ये कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बिना तथ्यों की जानकारी के, बिना इतिहास की गहराइयों को जाने इस तरह का घटिया बयान दे रहे हैं। कश्मीर फाइल मूवी जो है वो भारतीय लोगों से सीधे सीधे रिलेट करती है। हम सभी लोगों ने उन लोगों के रिएक्शन देखे जो कश्मीरी हिंदूज थे और उन्होंने जब ये मूवी देखी तो उनका रिएक्शन कैसा था मूवी देखने के बाद। तो कहने का मतलब इस मूवी में और ज़्यादा चीज़ें बताई जानी थी, कटौती करके बताई गई, उसके बाद भी ये सच बड़ा भयानक था। नियोर गिलोन ने एक ओपन लेटर लिखते हुए ये कहा कि भारत के लोगों को मेरे ट्वीट समझ में आए इसलिए मैं हिब्रू भाषा में नहीं लिख रहा हूँ, उन्होंने इंग्लिश में लिखे। आगे उन्होंने नदव लेपिट को लताड़ लगाते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान कहा जाता है और हमने वाकई में भगवानों जैसा ही इनका स्वागत किया और इन्हें इन्वाइट किया गया ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से। तो ये सारे सम्मान, उनके निमंत्रण और उनके स्वागत का आपने अपमान किया है, उसका दुरुपयोग किया है। ये भारत का हमारे प्रति प्रेम था कि आपको वहां पर इनवाइट किया गया। और कुल मिलाकर इजराइल ने अपने आप को इस बयान से बिल्कुल अलग कर लिया और कह दिया कि ये तो ऐसे ही है, इसी तरह की बयानबाजियां करते रहता है, कुछ भी भोंकते रहता है। इसकी बात पर भारतीय या फिर भारतीय सरकार किसी भी तरह से माइंड ना करे, इसकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए। तो इस तरह की बात हुई है इजराइल की तरफ से। तो इन सब इंसिडेंट्स के बाद भारतीय लोगों को ये पता चला कि इजराइल की गवर्नमेंट जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो भारत का कितना ख्याल रखती है। विद इन मिनट्स उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया और भारत से क्षमा मांगी। और क्षमा भी कैसी मांगी? किसी तरह का प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए क्षमा नहीं मांगी। उनकी भाषा देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने जो क्षमा मांगी वो बिल्कुल दिल की गहराइयों से मांगी है। तो ये है भारत इजराइल की दोस्ती। चंद लिब्रांडो मिलकर इस दोस्ती को तोड़ नहीं सकते। दोबारा कोशिश मत कीजिएगा।